को बताते हैं राजस्थान से। यहां सभी मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बड़ा सियासी उलटफेर जारी और आज राजस्थान में कैबिनेट का पुनर्गठन होगा। सचिन पायलट कैंप के विधायक हेमाराम चौधरी मंत्री पद और रमेश मीणा भी निमंत्रण उनको भेजा गया है। और इसके अलावा बृजेंद्र ओला, मुरारी मीणा को भी राज्य की कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। गहलोत की नई कैबिनेट में कुल 15 विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शामिल होंगे। तो राजस्थान में आज कैबिनेट का पुनर्गठन होगा और ये हम आपको बता भी रहे हैं कि वो कौन से संभावित चेहरे हैं जिनको मंत्री पद से नवाजा जा सकता है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। ये देखिए, ये वो चेहरे हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, टीकाराम जूली, ममता भूपेश, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, ये मंत्री बनाए जा सकते हैं। और देखिए, कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। फिलहाल ये ओवरऑल हम आपको चेहरे बता रहे हैं: शकुंतला रावत, गोविंद मेघवाल, जाहिदा खान, मुरारी मीणा, राजेंद्र गुड़ा और बृजेंद्र ओला। ये वो चेहरे हैं जिनको मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। खाचरियावास हमारे साथ है प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जिनको परिवहन मंत्री के नाम से मैं संबोधित करता था, लेकिन अब क्या परिवहन मंत्री कहा जाए, ये इनसे हम बात करते हैं। प्रताप सिंह जी, परिवहन मंत्री के नाम से हम संबोधित करते रहे हैं, अब क्या आप परिवहन मंत्री रहे? एक बात मानकर चलिए, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, तमाम मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। पार्टी नेतृत्व जो तय करता है, हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, प्रभारी महासचिव अजय माकन जी यहाँ आए थे और मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई है। डोटासरा जी ने प्रस्ताव रखा, जो पार्टी नेतृत्व तय करता है वो मानना हम सबकी जिम्मेदारी है, उसी अनुशासन में सबने। और इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है जो आप जिस ढंग से कर रहे हैं। तो जो इश्यू सामने आया उस पर इस्तीफे दिए। और आज तो किसान विजय संकल्प दिवस मनाया कांग्रेस पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत बड़ी हार हुई, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। 750 किसानों की मौत के लिए जो बीजेपी जिम्मेदार है उसकी पोल खुलकर सामने आ गई। पूरे देश के साथ इन्होंने धोखा किया, अन्याय किया, और किसानों की मौत के लिए जो बीजेपी जिम्मेदार है उस बीजेपी को देश कभी माफ नहीं करेगा। सर, कल क्या होगा, बस इतना सा बता। कल वही होगा जो ऊपर वाला चाहता है और पार्टी नेतृत्व ने जो तय किया है वो सब सामने आ जाएगा। कितने मंत्री बनाए जाएंगे? देखिए, अब ये फैसला करना तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रभारी अजय माकन जी और सोनिया गांधी जो हमारे राष्ट्रीय दूत, उनसे बात करके जो तय करेंगे वो होगा, सामने आएगा। तो आपने देखा प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने मुहर लगा दी है इस बात पर कि मंत्रियों के इस्तीफे हो गए हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार के नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो गया है। 2023 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फेरबदल हो रहा है। जयपुर में आज दोपहर 2 बजे पीसीसी की बैठक है, वहां पर आगे की रणनीति बनेगी। सूत्रों के मुताबिक आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का शपथ समारोह हो सकता है। राज्य में विधायकों की संख्या 200 है। उसके अनुसार मंत्रिमंडल में अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। सियासी समीकरण बैठाने के लिए सचिन पायलट कैंप के विधायक हेमाराम चौधरी मंत्री पद और रमेश मीणा को भी निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा बृजेंद्र ओला और मुरारी मीणा को भी राज्य की कैबिनेट में जगह मिलने की जानकारी है। कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने के बाद से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर संघर्ष किसी से छिपा नहीं है। इसी वजह से सरकार बनने के बाद भी मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान कई दिनों तक टलता रहा। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद दिया गया और इस तरह से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकी। ऐसे ही हालात एक बार फिर बने हैं। सभी मंत्रियों ने इस्तीफे सौंप दिए हैं। अब फिर से सचिन पायलट की दावेदारी के चर्चे राजनीतिक गलियारों में तेज हैं। ऐसे में एक बार फिर गहलोत अपनी कुर्सी बचा पाने में कामयाब होंगे या नहीं, इसका खुलासा आज होगा। तो देखिए, कल मुस्कुराहटें काफ़ी कुछ कह रही थी। हमने अशोक गहलोत को भी मुस्कुराते हुए देखा था। कोई अशोक गहलोत को जादूगर बता रहा था और उन्होंने बताया था कि किसी की लॉटरी खुलने वाली है। भंवर पुष्पेंद्र बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। भंवर, आज किसकी लॉटरी लगेगी, किसको थोड़ी सी उदासी मिलेगी? देखिए, लॉटरी की अगर हम बात करें तो जो नए चेहरे हैं जो इंतजार कर रहे थे काफी दिनों से कि उन्हें भी कुछ राजनीतिक सत्ता जो है उसका लाभ मिले, क्योंकि जिन्होंने गहलोत का भी साथ दिया था और उस कैंप के अंदर रहे थे, पूरे 34 दिन तक लगातार होटल में रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि शायद जो अभी
विस्तार होगा उसमें उन्हें जगह मिलेगी और वो जगह मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अच्छे काम करने वाले लोगों को प्रमोट भी किया जा रहा है। इसमें ममता भूपेश जो है उन्हें राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। साथ ही अभी जो चेहरे गए हैं, चाहे हम हरीश चौधरी की बात करें तो वो जाट चेहरा थे, और हम अगर रघु शर्मा की बात करते हैं तो ब्राह्मण चेहरा थे। उधर अगर हम बात करें डोटासरा की तो वो भी जाट चेहरा थे। तो इन सब की जगह पर उसी जाति के लोगों को सेट करने की कोशिश यहाँ नजर आ रही है। जिस तरह से अशोक गहलोत राजनीति को बहुत बारीकी से और आगे की दूरगामी सोच लेकर चलते हैं, वो इस लिस्ट में साफ नजर आती है, जिसमें सचिन पायलट के 4 लोगों को महत्व दिया गया है। बाकी लोग कहें तो गहलोत के वो लोग हैं जो उनके सपोर्ट में रहे, और वो लोग हैं जिनको लेकर के चर्चाएं चल रही थी। जिस तरह की हमने भी खबरों के दौरान और बातचीत के दौरान उन नामों को उजागर किया था, उन नामों पे बहुत सारे नामों पर मोहर लगती नजर आ रही है। बिल्कुल बाबर, आज बड़ा दिन है और आपकी नज़र बेहद ज़रूरी है, आपकी नज़र बनी रहे और हम अपने दर्शकों तक पल पल की अपडेट बिल्कुल बताते रहें। वैसे भगवत, परफेक्ट टाइमिंग की अगर बात करें कि कब ये शपथ ग्रहण होगा या फिर कब ये स्पष्ट हो जाएगा, तो क्या वक्त होगा वो लगभग? देखिए, शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ये संभावित है। जैसा कि कल हमने पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से बातचीत की थी और उन्होंने स्पष्ट किया था कि कल 4 बजे जैसे ये इस्तीफे हुए थे उसके तुरंत बाद उन्होंने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि शाम 4 बजे ये विस्तार होगा, और 2 बजे उससे पहले पीसीसी में एक बैठक रखी गई है जिसमें ये सभी नए चेहरे और जो लोग जिनको त्याग पत्र लिया गया वो सब लोग वहां मौजूद रहेंगे। अजय माकन मौजूद रहेंगे, खुद डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री भी रहेंगे। फिर वहां बैठकर सारी चीजें तय होंगी, क्योंकि अभी 3 लोगों के इस्तीफे राज्यपाल को सौंपे गए हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनका क्या करना है, उन्हें कहां सेट करना होगा, ये सारी चर्चाएं 2 बजे तक हो जाएंगी और 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार की जो समय है वो संभावित है। जी शुक्रिया जुड़ने के लिए भंवर आपका। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आपके राज्यों की कुछ बड़ी खबरें। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पैर जमाने की कोशिश में जुटी है। कृषि कानून को लेकर मुखर रही आम आदमी पार्टी अब देवस्थान बोर्ड को लेकर अपनी योजना पर काम कर रही है। आज पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हरिद्वार में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस दौरे के पीछे सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी की पूरी टीम रणनीति तैयार करने में जुटी है। केजरीवाल हरिद्वार में रोड शो करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। इसके साथ ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। केजरीवाल के आने से एक बार फिर उत्तराखंड में चुनावी सियासत गरमाने के आसार हैं। इस बार भी केजरीवाल पर नजर रहेगी कि वो क्या ऐलान कर सकते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में चल रही 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। आज फिर पीएम मोदी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं। कॉन्फ्रेंस में साइबर क्राइम को रोकने, धर्मांतरण, कट्टरवाद, घुसपैठ, जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हिंसा, जेलों के भीतर सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर मंथन हो रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ती नक्सली हिंसाओं पर भी चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रेड कॉरिडोर में पुलिस की कॉम्बिंग गश्त की रणनीति बनाने पर भी मंथन हुआ है। शनिवार को भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे और ये बैठक करीब 10 घंटे तक चली थी। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार ने एक बार फिर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की 3 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्ति कुर्क होगी। आरोप है कि लखनऊ के हुसैनगंज विधानसभा मार्ग पर मुख्तार ने अवैध कमाई से ये संपत्ति अर्जित की थी। साल 2007 में माफिया ने करोड़ों की जमीन को औने पौने दामों में रजिस्ट्री कराया था, जिसके खिलाफ 2014 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मुख्तार समेत 11 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इसी मामले में मुख्तार के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। सरकार ने अब तक मुख्तार की करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश दिया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शहीद सम्मान समारोह के कार्यक्रम में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत पड़ोसियों से बेहतर संबंध चाहता है, लेकिन अगर किसी ने सीमा लांघने की कोशिश की और शांति भंग करने का प्रयास किया तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत हमेशा तैयार है। दुनिया का आदि कोई भी देश भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की जरूरत करेगा तो भारत आज उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज का भारत एक नया और शक्तिशाली भारत है।
अगर किसी ने सीमा लांघी तो हम न केवल सीमाओं पर पलटवार करेंगे बल्कि उसके क्षेत्र में भी घुस जाएंगे और सर्जिकल और हवाई हमले करेंगे। बराबर आतंकवादी हरकतों के माध्यम से भारत को कमजोर करने की, भारत को डिस्टेबलाइज करने की वो कोशिश करता रहता है। अब उसको हम लोगों ने संदेश दे दिया है, हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। भारत को कोई छेड़ेगा तो देश उसे छोड़ेगा नहीं, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो। समंदर में भारत की ताकत बढ़ने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मुंबई में आईएनएस विशाखापट्टनम को नेवी को सौंपेंगे। इसी के साथ जंगी जहाज आईएनएस विशाखापट्टनम नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। इस जहाज में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हुए हैं जो दुश्मन और उसके हथियारों की जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसमें कई प्रमुख स्वदेशी हथियारों जैसे कि BEL बेंगलोर की ओर से निर्मित स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस एरोस्पेस की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, टॉर्पीडो लगे हुए हैं। युद्धपोत की कुल लंबाई 535 फीट है। इसमें M36E गैस टरबाइन प्लांट, बर्जेन KBM डीजल इंजन लगे हैं। यह समुद्र में तेज गति से चलने में सक्षम है। आईएनएस विशाखापट्टनम की अधिकतर रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्धपोत के 26 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के दौरान इसकी रेंज 7400 किलोमीटर रहती है। इस विध्वंसक युद्धपोत पर नौसेना के 300 जवान एक साथ रह सकते हैं। वहीं 25 नवंबर को नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह सबमरीन वेला की चौथी पनडुब्बी की कमीशनिंग करेंगे। वेला कलवरी क्लास की चौथी पनडुब्बी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को जबरदस्त कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर दिया। इसके साथ ही जवानों ने एनकाउंटर वाली साइट पर फंसे 60 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। शनिवार को आतंकियों ने कुलगाम के अशमुंजी इलाके में सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ देखने को मिल रही है। हाल ही में कुलगाम में 2 जगह एनकाउंटर हुआ था, जहां पर 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया था। हाल ही में जम्मू कश्मीर को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में गृह सचिव, जम्मू कश्मीर के DGP, NIA, CRPF के DG, BSF के DG समेत IB और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक अलगाववादी संगठनों की तर्ज पर ओवरग्राउंड वर्कर पर बड़ा शिकंजा कसने का प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत अब आतंकियों को सपोर्ट करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर पर कार्रवाई की जाएगी। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर सामने आया है। इस ऑर्डर में साफ लिखा है कि आर्यन खान के खिलाफ कोई आपराधिक सबूत नहीं है। व्हाट्सएप चैट से कोई भी आपराधिक साजिश साबित नहीं होती है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई तट पर कॉर्डेलिया क्रूज से हिरासत में लिया था। उनके साथ कई और लोगों को भी हिरासत में लिया गया था। इसके बाद आर्यन खान को कई दिनों तक आर्थर रोड जेल में रहना पड़ा था। केंद्रीय एजेंसी ने प्रतिबंधित दवाओं के कब्जे, खपत, बिक्री, खरीद, साजिश और उकसाने के लिए नारकोटिक ड्रग एंड NDPS अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बारिश के चलते दुर्घटनाओं में पूरे राज्य में अब तक 24 लोगों की जान चली गई है। करीब 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वायुसेना और कोस्ट गार्ड के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। राहत और बचाव का काम जारी है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। बारिश और उससे जुड़े हादसों में सार्वजनिक संपत्ति का जबरदस्त नुकसान हुआ है। बारिश और बाढ़ की वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। कुल 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं प्रभावित राज्यों में सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। खेतों में लगी फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को राहत और बचाव के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की आज भी बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले के बाद भी किसान आगे की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि अभी उनकी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून लागू नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी ने संसद कूच, लखनऊ रैली और आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर कुंडली समेत अन्य धरना स्थलों पर भीड़ बढ़ाने के निर्णय में कोई बदलाव नहीं करने की बात कही है। MSP की गारंटी, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे और किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द कराने की मांग अभी भी जारी है। आज होने वाली बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। उधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने राकेश टिकैत पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत विदेशी ताकतों के संपर्क में है, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए।
कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होनी और इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति पर चर्चा करेगा और रणनीति भी तैयार की जाएगी। इससे पहले कानून रद्द होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से साझा बयान जारी किया गया था और एसकेएम ने कहा था कि अभी उनकी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। जानकारी ये है कि एक तो मुकदमों पर बातचीत हुई, एमएसपी पे बातचीत हुई, जो किसान शहीद हो गए उनके स्मारक पर बातचीत हुई और ये जब होगा जब सरकार किसानों से बातचीत करेगी तो ये मामले सरकारों के सामने रखे जाएंगे। अभी जो हमारे प्रोग्राम थे वो पूर्ण रूप से प्रोग्राम 29 तारीख तक, वो 22 की लखनऊ पंचायत, 26 तारीख के यहाँ प्रोग्राम, 29 तारीख के पार्लियामेंट जाने का प्रोग्राम, वो अभी हमारे बादस्तूर जारी है। देश में कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद अब सीएए एनआरसी को हटाने और धारा 370 को बहाल करने की भी मांग ने जोर पकड़ लिया है। उलेमाए हिंद ने अध्यक्ष मौलाना मदनी ने देश में सीएए एनआरसी को रद्द करने और जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने की मांग की है। आज इलेक्शन चूंकि करीब है इसलिए समझा ये जाता है कि इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर इस बिल को वापस लिया गया है। हम ये समझते हैं कि ये तो कारोबार से मुताल्लिक़ चीज़ थी और वो हिंदुस्तान की नेशनलिटी से मुताल्लिक़ चीज़ है और उसका बड़ा भारी नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ेगा अगर खुदा न ख्वास्ता वो कानून अपनी जगह पर रह गया। इसलिए हमारा नज़रिया ये है और हम ये समझते हैं कि चूँकि जनता की ताकत हर ताकत से मुल्क की, चाहे वो असम्बली की हो या पार्लियामेंट की हो, जनता की ताकत उससे ज़्यादा भारी और भरकम ताकत है। इसलिए मुसलमानों के सिलसिले के अंदर भी इस बिल को वापस लिया जाए जो वो बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रही 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। आज फिर पीएम मोदी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। शनिवार को भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे और ये बैठक करीब 10 घंटे तक चली थी और आज एक बार फिर आज दूसरा दिन है, ये बैठक आज जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। डीजीपी कॉन्फ्रेंस दूसरा दिन, कई मुद्दों पर बात होगी जिसमें आतंकवाद, अलगाववाद, साइबर क्राइम, नारकोटिक्स, महिलाओं पर जो अपराध होते हैं और भी कई अपराध के हर पहलू पर विस्तार से बात की जाएगी। लखनऊ में चल रही 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है जिसमें पीएम मोदी आज भी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में कल 10 घंटे बिताने के बाद पीएम मोदी और अमित शाह ने सभी शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ डिनर किया। कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद, नक्सलवाद समेत सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आज भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रोजेक्ट 15B के पहले स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज विशाखापट्टनम नेवी को सौंपेंगे। आईएनएस विशाखापट्टनम ब्रह्मोस, बराक जैसी विध्वंसक मिसाइलों से लैस है। यह देश का पहला स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है जिससे नेवी की ताकत कई गुना बढ़ेगी। स्टेल्थ का अर्थ है कि ये पोत रडार को चकमा देने में सक्षम है और यह आसानी से दुश्मन को नजर भी नहीं आएगा। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश और बाढ़ के चलते राज्य में 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 50 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय तटरक्षक स्टेशन कृष्णापट्टनम ने नेल्लौर जिले में बाढ़ राहत कार्यों के लिए 2 राहत टीमों को तैनात किया है। ये टीमें कोल्लागटाला गाँव में फंसे कर्मियों को मदद पहुँचा रही है। कड़पा जिले में बचाव और राहत कार्यों के लिए तैनात नौसेना के हेलीकॉप्टर से लोगों की मदद की जा रही है। हेलीकॉप्टर से अन्नामाया और नंदलूर के बीच 6 अलग अलग स्थानों पर फंसे लोगों के लिए खाने के पैकेट और पानी की बोतलें पहुंचाई गई। हेलीकॉप्टर पायलट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के साथ बातचीत की और उन्हें सुबह कड़पा हवाई अड्डे पर राहत कार्यों के बारे में जानकारी दी।
दिल्ली में जारी वायु प्रदूषण आज से कम हो सकता है। बहुत खराब स्थिति में जारी एयर क्वालिटी में सुधार की संभावना है। प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए अब दिल्ली मेट्रो में 100% सीटिंग कैपेसिटी के अलावा हर कोच में 30 यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे। डीडीएमए ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया है कि डीटीसी और क्लस्टर की बसों में 100% सीटिंग कैपेसिटी के अलावा सीटिंग कैपेसिटी के 50% यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे। राजस्थान में कल मंत्रियों के इस्तीफे के बाद आज गहलोत मंत्रिमंडल का फिर से गठन होगा। कुल 11 विधायक कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं, वहीं 4 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया जाना तय हुआ है। बैठक के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि विधायक 2 बजे पीसीसी ऑफिस में इकट्ठा होंगे और शाम 4 बजे तक मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, शकुंतला रावत, गोविंद मेघवाल आज कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे, तो जाहिदा खान, ब्रजेंद्र ओला, राजेंद्र गुढ़ा, मुरारी मीणा राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगे। नए मंत्रियों में 4 पायलट खेमे से हैं, जिनमें 2 को कैबिनेट और 2 को राज्य मंत्री का पद दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज उत्तराखंड दौरा है। करीब 10:30 बजे देहरादून पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल दोपहर करीब 12:45 बजे हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें उत्तराखंड के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ी चुनावी घोषणा की जा सकती है। उसके बाद हरिद्वार शहर में दोपहर 1:30 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को नाम लेकर तो चीन को इशारों में चेताया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो करारा जवाब देंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में उन्होंने कहा है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन 1 इंच भी जमीन हड़पने की कोशिश की गई तो करारा जवाब मिलेगा। राजनाथ सिंह यहाँ शहीद सम्मान यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने पहुँचे थे। महाराष्ट्र में हुई हिंसा को लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पवार पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी की जो स्थिति है उस कारण उन्हें ऐसी भूमिका लेनी पड़ती है। जिस प्रकार उन्होंने अनिल देशमुख का समर्थन किया है, ऐसा समर्थन कभी हो सकता है क्या? पवार साहब जैसे बड़े नेता से यह अपेक्षा नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान हिंदुओं की दुकानें तोड़ने का काम किया गया। इस विषय पर कुछ तथाकथित सेक्युलर लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद भी किसान आंदोलन खत्म करने को राजी नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की इसको लेकर कल भी एक अहम बैठक हुई है। आज भी किसान मोर्चा बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेगा। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाए। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम के ऐलान को किसानों की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा किसानों के धैर्य की ऐतिहासिक जीत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि कानून वापसी की संसदीय प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के चेहरे राकेश टिकैत पर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने तगड़ा हमला बोला है। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने मैनपुरी में कहा कि राकेश टिकैत विदेशी ताकतों के संपर्क में है, इसलिए उनकी संपत्ति की जांच की जानी चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राव ने यह भी कहा कि हम केंद्र सरकार से किसानों पर आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग करते हैं। कृषि कानूनों को निरस्त करने के ऐलान के बाद यूएपीए सीएए को वापस लेने और आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग उठी है। मुस्लिम नेताओं ने प्रधानमंत्री से यूएपीए और सीएए को वापस लेने का आग्रह किया है, जबकि जम्मू कश्मीर के नेताओं ने आर्टिकल 370 की बहाली की मांग की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के बाद कानपुर में मौलाना सैयद अरशद मंडी ने कहा कि फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मोदी सरकार इस मसले पर अपना बड़ा दिल दिखाए। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।